वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने जेटेट की रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग जेटेट के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग का पेपर होने वाला है, यानी कि आप लोग का जो पेपर होने वाला है सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में होने वाला है, आप लोग देखे होंगे नोटिफिकेशन अब तक वायरल चल रहा है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए मैं आप लोग को ऑलरेडी पता होगा ये जो पेपर जो कंडक्ट करवा रहा है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल करवा रहा है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को नोटिफिकेशन एक और बताना चाहता हूँ। आप लोग को ऑलरेडी पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो जान लीजिए। इससे पहले जैक बोर्ड ही ने 2022 में आकलन का परीक्षा करवाया था, जो कि सेम इसी बेसिस पे परीक्षा करवाई गई थी। तो जिसमें फ्रेंड्स 12 शिक्षक लोग शामिल हुए थे झारखंड के। क्लियर है? और इसमें आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इस एग्ज़ाम में भी जैक के द्वारा कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया गया था। और उसी के तर्ज पे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया था, देखिए पूछा गया था। तो मैं आज उसी क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ, हूबहू क्वेश्चन है जो कि लेवल 2 यानी 6 to 8 के लिए पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो भी स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान का, वो इस क्वेश्चन पैटर्न को देख लीजिए। इसी टाइप में पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आप लोग का पूछा जा सकता है झारखंड बोर्ड के द्वारा। क्लियर है? तो देख सकते हैं मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, काफ़ी ढूंढ कर लाया हूँ, और आप लोग हमारे इसको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, हमें पता है। चलिए क्वेश्चन दिखाता हूँ और सभी का आंसर भी मैं बताने का जरूर प्रयास करूंगा। इतिहास का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था। पूरा पाषाण युग में मानव का महत्वपूर्ण आविष्कारक है। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं बताना चाहता हूँ, पूरा पाषाण युग के समय मानव का महत्वपूर्ण जो आविष्कारक था वह आग था, इसे ध्यान में रखिएगा। और मानव फ्रेंड्स, इसमें जो कृषि करते थे, यानी कि पूरा पाषाण के समय मानव जो करते थे वह क्या करते थे, कृषि करते थे। और जीविका का साधन था कृषि, और महत्वपूर्ण आविष्कारक क्या था, आग था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा था। मोहनजोदड़ो को के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, मृतकों का टीला या फिर मृदु का टीला कहते हैं। और इसका जो खोज हुआ था 1922 में हुआ था। क्लियर है? और यह किस नदी के किनारे है? तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, सिंधु नदी के किनारे स्थित है ये। और अखलदास बनर्जी ने इसका खोज किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्वंतरी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक किसके राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर नहीं पता तो जान लीजिए, धन्वंतरी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे फ्रेंड्स चंद्रगुप्त विक्रमदित्य भी कहते हैं, उसके राजदरबार की शोभा बढ़ाते थे। क्लियर? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। हथियार का आविष्कारक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हथियार का आविष्कारक होमो हेबिलस को कहा जाता है। होमो हेबिलस को कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। होमो हेबिलस को कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे विध्वंसक भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखें, इसे विध्वंसक भी कहते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फिर होमो स्पेनिस जो होता है वो मानव का वैज्ञानिक नाम होता है। किस नगर को वार्को शीर्ष मिला है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन बोला किस नगर को वार्को शीर्ष मिला है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेसोपोटानिया के उरुक नगर को वार्को का शीर्ष मिला है। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया राइट आंसर। मेसोपोटानिया के उरुक नगर को वार्को शीर्ष मिला है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था फ्रेंड्स, मुझे जहाँ तक लग रहा। इस्लाम का उदय कब हुआ था? द्वितीय शताब्दी, पाँचवीं शताब्दी, चौथी शताब्दी या सातवीं शताब्दी? तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए इस्लाम का जो उदय हुआ था, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 570 ईस्वी के समय हुआ था। ठीक है? तो 570 है तो 36 भी नहीं है, तो एक फ्रेंड्स हुआ था 622 में हुआ था। तो देखा है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सातवीं शताब्दी माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, झारखंड में मुंडा विद्रोह हुआ था। इससे यह स्पष्ट होता है फ्रेंड्स, झारखंड का जो पेपर होगा यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा, इसमें आप लोग का झारखंड का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मुंडा विद्रोह जो चला था वो 1895 से लेकर 1900 तक चला था। ठीक है? और इसका जो नेता थे फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, भगवान बिरसा मुंडा थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिरसा मुंडा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले याद रखिए 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। और उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, यानी लेबर पार्टी से जो प्रधानमंत्री थे, क्लाइमेट एटली थे। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो ये राइट आंसर होगा, क्लाइमेट एटली उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया?
तो ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जापान में पहली बार महिलाओं ने जो मतदान किया हुआ था 15 दिसंबर था, 15 दिसंबर 1946 को किया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी? तो फेमस औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के समय हुई थी, 18वीं सदी के समय हुई थी। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दामिनी कोह क्या है? तो दामिनी कोह क्या है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, दामिनी कोह जो है वह एक वन क्षेत्र है, एक वन क्षेत्र है, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भूभाग भी कह सकते हैं, भूभाग भी कह सकते हैं, जो कि भागलपुर से राजमहल तक फैला हुआ था, भागलपुर से राजमहल तक फैला हुआ था। प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि संपन्न की गई थी? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, प्रथम अफीम युद्ध के बाद जिस संधि को, तो बिल्कुल फ्रेंड्स देखते हैं, मैं इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि संपन्न की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नानकिंग की संधि समाप्त की गई थी, नानकिंग की संधि समाप्त की गई थी, इसे ध्यान में आप लोग रखिएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन भी है। तो लॉर्ड हार्डिंग पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानते हैं फिर 23 दिसंबर 1912 को, 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस के द्वारा, 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस के द्वारा बम फेंका गया था। तो इसका राइट आंसर होगा रास बिहारी बोस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1855-56 के संथाल विद्रोह को सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा 1855-56 में झारखंड का सबसे प्रमुख यानी कि एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था जिसे बोलते हैं संथाल विद्रोह। इसके जो मेन महत्वपूर्ण जो नेता थे सिंधु थे। कौन थे ये? सिद्धू थे, इसे याद रखिएगा, सिद्धू थे। और ये संथाल परगना में हुआ था। डेट अगर पूछता तो 30 जून मारते, क्या मारते फ्रेंड, 30 जून 1855 को हुआ था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और सिंधु कान्हू चांद भैरव ये सब अपने भाई थे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिला था वह मध्य प्रदेश के राज्य के होशंगाबाद जिले में से मिला था। तो जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो हाई नर्मदा नदी के हैनोस नाम पे भी मिला था, तो ऑप्शन में तो ये नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग को इसी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, तो जो कि मध्य प्रदेश है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो मध्य प्रदेश तो नहीं लिख रहा, लेकिन होशंगाबाद भी होना चाहिए। चलिए मैं देखता हूँ छटकर, नर्मदा घाटी ये नहीं होनी चाहिए, शिवालिक पहाड़ियाँ भी नहीं हो गए, नलमाला पहाड़ी होनी चाहिए सर फ्रेंड्स। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अब आते हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन में। तो चलिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा। सूरज भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वा रूप से चमकता है पूरे वर्ष भर, 6 महीने के लिए, साल भर में 2 बार या साल में 1 बार? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, सूरज भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वा रूप से पूरे वर्ष भर चमकता है, पूरे वर्ष भर ऊर्ध्वा रूप से चमकता है। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरोरा बोरियालिस की घटना जो उत्तरी गोलार्ध में लाल और हरे प्रकाश का प्रदर्शन करता है, इसके पीछे क्या कारण है? तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ फ्रेंड, इसका जो पीछे जो कारण है मध्यमंडल के विकिरण होगा, मध्यमंडल के विकिरण होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ रात बदली रातों में अधिक ठंडे होते हैं, कारण क्या है? तो इसका जो मेन रीजन है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर विकिरण की वजह से होता है, विकिरण की वजह से होता है, जिसे रेडिएशन भी कहते हैं। एस्चुरी है एक, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा एस्चुरी क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर समुद्र का खारा पानी नदियों के ताजे पानी के साथ मिलता है, समुद्र का ताज़ा पानी नदियों के से मिलता है, समुद्र का खारा पानी नदियों के ताजे पानी से मिलता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है ये, निम्न में से कौन एक प्रशांत महासागरीय धारा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा है तो आप लोगों को पूछ रहा प्रशांत महासागरीय धारा, तो लिब्राडोर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा या कुशिकोर? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा लिब्राडोर जो होता हुआ एक प्रशांत महासागरीय धारा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को आर पार करती है यानी 2 बार? तो मैं फ्रेंड्स एक आप लोगों को टिक देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख लीजिए इसे ताकि याद हो जाए। मालिक कम भूखा, मालिक कम भूखा, इसे सबसे पहले आप लोग लिखिए मालिक कम भूखा। देखिए इससे मैं तीनों नदी के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मास होता है फ्रेंड्स मकर रेखा, मकर रेखा जिस नदी को पार करता है उसे ली से बोलते हैं लिम्पोपो नदी, यानी लिम्पोपो नदी को 2 बार पार कौन करता है? मकर रेखा, क्लियर है। वही का से कर्क रेखा, तो कर्क रेखा माँ से होता है माही नदी जो कि भारत में पार करती है, ठीक है। वही बात करते हैं भू से भूमध्य रेखा जो ऑप्शन में दिया है, तो भूमध्य रेखा का से कांगो जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर क्या हो गया? कांगो। और आप लोग को ठीक अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट में लिख लीजिएगा एक बार मालिक कम भूखा, ताकि आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाए। किस नदी को भारत का रूल कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, भारत का रुख झारखंड का पॉपुलर नदी दामोदर नदी को कहते हैं, क्लियर है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र अनारक्षित है? तो इसका राइट आंसर होगा 29.6% होगा, 29.6% होगा। और मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ झारखंड में सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर देखा है तो वन जो है प्रतिशत एक होता है क्षेत्रफल, तो प्रतिशत के आधार पर देखा है तो लातेहार है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रतिशत के आधार पर क्या है? लातेहार। वही बात करते हैं क्षेत्रफल का तो पश्चिम सिंहभूम होता है। और सबसे कम प्रतिशत और क्षेत्रफल के आधार पर होता है जामताड़ा। किस स्थान को झारखंड का स्विट्जरलैंड कहते हैं? तो झारखंड का स्विट्जरलैंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो मैक्सुरीगंज को कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ के बागान मुख्यतः पाए जाते हैं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, रबड़ का बागान मुख्यतः तौर पे भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब भारत में यह मुख्यतः केरल तमिलनाडु में पाई जाती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो फ्रेंड्स भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% प्रतिशत है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा सिंहभूम जो हुआ तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और जिस जगह का नाम उसका नाम होता है घाटशिला। ऑलरेडी आप लोग को पढ़े होंगे, तो घाटशिला इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, देश के कुल उत्पादन में झारखंड के जो कोयला का भागीदारी वो 40% है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, माना दर्रा स्थित है? तो फ्रेंड्स आप लोग को 3 दर्रा मैं बताता हूँ जो कि उत्तराखंड में है। देखिए इसमें याद रखिए माना, नीति, लिपुलेख। माना देखिए एक तो हो गया माना हो गया, एक होता नीति। देखिए माना के नीति है आपका लिपुलेख है, तो माना, नीति या लिपुलेख ये तीनों जो होता है ये तीनों होता उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखते हैं 15 आप लोग का जियोग्राफी के भी क्वेश्चन हो गया। 15 बात करते हैं सोशल पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चन देखते हैं। जब 1975 में देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था तब भारत का राष्ट्रपति कौन था? फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आप लोग को डिस्कस करता, देखिए 1975 में तो लगा था, लेकिन इंपॉर्टेंस ये पूछ सकता है कितना तारीख को लगा था। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ 25 जून को लगा था। 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। क्लियर है? और आर्टिकल नंबर कितना के तहत होता है ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, जो कि 352 के तहत होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, और एक बार ही लगा। और इसमें सबसे पहले याद कि भारत का जो पीएम थे इंदिरा गांधी थे प्रधानमंत्री। वही बात करते राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? 1975 के समय फखरुद्दीन अली अहमद है। क्लियर है? अब देखिए मैं आप लोग को यही बताना चाहता फ्रेंड्स, 1900 देखिए इसी वजह से 25 जनवरी को देखिए इसी वजह से 25 जून से संविधान हत्या दिवस हम लोग मनाते हैं, जो कि इसी साल घोषणा किया गया था। यानी 25 जून से हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आसियान का जो कुल सदस्य है वह 10 थे। ठीक है, जिसमें 2 सदस्य और बढ़ चुके हैं। अभी वर्तमान समय में आसियान के कुल 12 सदस्य हैं, जिसमें श्रीलंका आपका शामिल नहीं है। क्लियर है? और इसका जो स्थापना हुआ था आसियान का, वह था 8 अगस्त 1967 को हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो फ्रेंड्स भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा निर्धारित उसे बोलते हैं डुरंड लाइन। क्या बोलते हैं? डुरंड लाइन। वही बात करते हैं मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन जो है यह 1914 में खींची गई थी भारत और चीन के बीच में। और रेड क्लिफ रेखा जो खींचा गया था 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। और डुरंड लाइन 1896 में खींची गई थी। चलिए उच्चतम न्यायालय के पास क्या होता है? तो फ्रेंड्स प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्र का अधिकार। देखा है तो ऑप्शन में तीनों होगा, यानी तीनों अवस्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल में अत्याचारों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गठन किया गया था? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आपातकाल के अत्याचारों की जांच के लिए सह आयोग का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल विरोध कानून का संबंध संविधान के किस अनुसूची से है? तो दल बदल भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 10वीं अनुसूची से संबंधित है फ्रेंड्स, इसे आप लोग ध्यान में रखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। और अब तक पूरे वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूची हो चुका है। देखिए किसे अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मार्टिन लूथर किंग को अफ्रीकन गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडी किसने कहा था? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा।
अब देखते हैं और क्या, लोकसभा में शून्यकाल कब आरंभ होता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, लोकसभा में शून्यकाल जो है तो वह दोपहर 12 बजे प्रारंभ होता है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। शून्यकाल जो है भारतीय मीडिया की देन है। यह अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है, किसके संदर्भ में कहा गया? तो इसका देखा है तो राइट आंसर होगा न्यायपालिका होगा। शांति कायरो का सपना है, किसने कहा था? तो लेनिन नहीं कहा था। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बच चुका है, देखते हैं क्या है। जब एक वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आंसर। अब लगता है ओवर हो गया। देखिए, भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में किसके बिना सभी वयस्कों को देने के लिए अनुमति है? सिर्फ बिल्कुल है, धर्म हो गया, उसके पास शिक्षा होने का, जाति व अमीर होने के करीब। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा, देखते हैं क्या है। जनहित याचिका का एक तंत्र कब तैयार किया गया था? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, जनहित याचिका का जो तंत्र तैयार किया गया था वह 1980 के समय तैयार किया गया था। 1980 के समय, 1980 के समय जारी किया था। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारे बीच टोटल जेटेट का जेटेट के लिए इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, यानी ये हमारा जो था आकलन परीक्षा जो कि जैक बोर्ड के द्वारा करवाया गया था 2022 में। तो ये रहा आप लोग भी सभी का आंसर। मैं आज आप लोग भी 45 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, और मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो सीडीपी रीजनिंग का भी क्वेश्चन, और हो सके तो मैं आप लोग और भी जो क्वेश्चन अब अवेलेबल था इसमें सभी को डिस्कस कर दूंगा। आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आप लोग का नेक्स्ट वीडियो चाहे तो भी लिखिए। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।